हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 13 अक्टूबर 2020 के न्यूज़ आर्टिकल ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस एंड एडिटोरियल्स ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन को प्रेस करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। आप इसको डेली न्यूज़ एनालिसिस आप डेली ही सुनो, ठीक है, रेगुलरली आप इसको सुनो, एक भी दिन आप मिस मत करो, क्योंकि जो लिंक होता है हमारा करंट अफेयर्स का यहीं से डेवलप होगा। ठीक है, तो आप कभी भी मिस ना करो। और मैं इस 30 मिनट में कुछ भी फालतू चीज़ या फिर कुछ प्रमोशन या फिर कोई मैं रबिश टॉक यहाँ पे नहीं करती हूँ। ठीक है, जिससे आपका बिल्कुल भी टाइम ख़राब नहीं होगा। तो आप इसको ज़रूर सुने। और यही स्ट्रैटेजी होती है करंट अफेयर्स की कि हम जो पढ़ रहे हैं उसको हम फिर संडे को एक बार रिवाइज़ भी कर देते हैं। ठीक है, वीकेंड्स में। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़। जनरली आपने देखा होगा कि लोग ये कवर नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, बट मेरे ख्याल से आपको थोड़ी बहुत चीज़ें पता होनी चाहिए, चाहे वो मतलब एग्ज़ाम में, क्योंकि अभी क्या पता इस बार बायोलॉजी पे क्वेश्चंस आ गए हैं ना, एग्रीकल्चर पे क्वेश्चन आ गए, कल को आपको पूछ दिया जाएगा फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन और या फिर विंबलडन, है ना, ये सब चीज़ें किससे रिलेटेड है। तो एटलीस्ट आपको ये इतना तो पता होना चाहिए कि टेनिस से रिलेटेड है ना, और क्ले कोर्ट में कौन खेला जाता है, फ्रेंच ओपन। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अभी हमने जैसे टेनिस को कवर किया था, उससे पहले फुटबॉल, आज हम थोड़ा NBA को देखेंगे। ठीक है, NBA क्या है? नेशनल बास्केटबॉल। तो नेशनल बास्केटबॉल जो लीग थी 2020 की, ठीक है, तो वहाँ पे फाइनली जो लेब्रॉन जेम्स हैं, तो ये इन्होंने, इनकी जो टीम है लॉस एंजलिस लेकर्स, ठीक है, LAL लेकर्स, तो इनको ये जीत गए हैं, काफ़ी अच्छे से ये जीते हैं, 4-2 विन फॉर द NBA चैम्पियनशिप। और ये मतलब जैसे आपने देखा होगा, जैसे फुटबॉल की अगर हम बात करें तो फुटबॉल में लियोनल मेसी हैं और रोनाल्डो हैं। तो इसी तरह से जो ज़्यादा मतलब दो ही टीम यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड टीम है, एक तो बॉस्टन सेलेटिक्स है और एक ही है लेकर्स, LA लेकर्स, है ना। तो इनके 17 मैच जो हैं ये जीते हैं, अभी इनके 18 हो गए हैं इसको मिला के। तो ये इम्पॉर्टेंट था। NBA इसमें मतलब टोटल जो है 30 टीम है। ठीक है, NBA में जो है कितनी टीम है? 30 टीम है, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, जिसमें से 29 USA की हैं और जो 1 है कनाडा की। यहाँ इंडिया में बिल्कुल भी इसका क्रेज़ नहीं है, लेकिन यह जो कंट्री है कनाडा और स्पेन और जो मतलब साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की कंट्री, तो यहाँ पे ये बास्केटबॉल वगैरह का बहुत क्रेज़ है। ठीक है, और जून 6 1946 को ये फाउंड किया गया था NBA, तो इसके बारे में आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं। RBI रीएलोकेट्स डिप्टी गवर्नर्स पोर्टफोलियो। ठीक है, तो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिप्टी गवर्नर्स के जो पोर्टफोलियो है वो क्या किए हैं? रीएलोकेट्स किए हैं विद द डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन इंटरेस्टेड ऑन द न्यूली अपॉइंटेड M राजेश्वर राव। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बार आपको जो डिप्टी गवर्नर के मतलब वो हैं वो बता देती हूँ कि क्या क्या है। RBI का स्थापना कब हुई थी, तो ये देख लेते हैं। April 1, 1935 को, अकॉर्डिंग्स विद द प्रोविज़न ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। और इसका जो सेंट्रल ऑफिस था इनिशियली कहाँ पे था? कैलकाटा में, लेकिन परमानेंटली 1937 में इसको शिफ्ट किया गया कहाँ पे? मुंबई में। ठीक है, तो ये बैंकिंग, किसी ने पूछा कि ये बैंकिंग एग्जाम के लिए, तो यहाँ से ये जब RBI न्यूज़ में है तो हमें पूरा मतलब ऑब्वियसली ये बैंकिंग एग्जाम में भी पूछा जाएगा, है ना। कोई RBI का पेपर दे रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि पहले कैलकाटा में था, अब परमानेंटली जो मूव हो गया मुंबई में हो गया। कौन सी डेट को हुआ? 1937 में ईयर में हुआ। एंड सेंट्रल ऑफिस इज वेयर द गवर्नर साइट्स एंड वेयर पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड। ओरिजिनली जो प्राइवेटली ओन्ड था, ठीक है, 1949 में इसको राष्ट्रीयकरण किया गया था, नेशनलाइजेशन। तो अभी ये फुली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट जो पब्लिकेशन है हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एंड मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट एंड रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल रिव्यू। ठीक है, तो ये सारी इसकी रिपोर्ट आती है। देन जो दूसरी चीज़ है, मैं डिप्टी गवर्नर्स ऑफ RBI, तो ये जो यहाँ पे हायरार्की है, ठीक है, पदानुक्रम जिसे बोलते हैं, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे, है ना। तो ये है द अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट हैज़ अप्रूव द अपॉइंटमेंट। तो हाउ मैनी डिप्टी गवर्नर्स आर देयर इन RBI? तो 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, जो 2 होते हैं वो विद इन रैंक के होते हैं, 1 कमर्शियल, इसमें बैंकर होता है, एंड जो दूसरे अदर होते हैं वो इकोनॉमिक्स होते हैं, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट से। एंड जो डिप्टी गवर्नर होता है वो, उसका जो अपॉइंटमेंट होता है वो
जो शुरू के 3 साल होते हैं उसके लिए उसका अपॉइंटमेंट होता है, और ये री अपॉइंटमेंट के लिए भी एलिजिबल है। ठीक है, तो आपको पूछ दिया जाएगा क्या आरबीआई का डिप्टी गवर्नर है, री अपॉइंटमेंट उसका नहीं हो सकता, तो ऐसा नहीं है। इट इज़ मतलब डिप्टी गवर्नर इज एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट। अब ये है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, तो सीबीडी सबसे टॉप पे कौन आता है? गवर्नर, देन डिप्टी गवर्नर, देन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल ऑफ चीफ जनरल मैनेजर, देन सीजीएम, देन जीएम, देन डिप्टी जनरल मैनेजर, देन एजीएम, देन मैनेजर, देन असिस्टेंट मैनेजर, देन सपोर्ट स्टाफ। ठीक है, तो ये आपको उसको पता होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। अगर यहाँ पे पूछा जाता है आपसे कि अभी रिसेंटली बीटन और ब्रोकन एक रिपोर्ट आई थी, तो ये किसके द्वारा रिलीज़ की गई थी? ठीक है, तो ऑप्शन दे दिया जाएगा WHO या फिर वर्ल्ड आउटलुक या कुछ भी है ना, तो ये है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है और इसमें ये बोला गया है कि जो इतना टाइम से जो स्कूल बंद थे, तो यहाँ पे इंडिया में $400 बिलियन का यहाँ पे लॉस हो सकता है कंट्री को फ्यूचर अर्निंग में, बिसाइड सब्सटेंशियल लर्निंग लॉसेस, है ना। सब्सटेंशियल लर्निंग में तो हुआ ही हुआ है। Why it is important? The report beaten or broken informality and COVID-19 in South Asia says the region is set to plunge into its worst ever recession in 2020 as devastating impacts of the pandemic of the nations linger। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब हमें 2020 में इसमें देखने को मिल रहा है कोविड-19 की वजह से, और जो ये पैंडमिक की वजह से लॉकडाउन किया गया था, तो इसके डिवेस्टेटिंग इफेक्ट्स होंगे, है ना। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी दे रखे हैं कि $622 बिलियन लॉस साउथ एशिया रीजन में। तो यहाँ से जो स्कूल का क्लोजर है और जो प्रेजेंट सिनेरियो है, ठीक है, तो ये इतने पेसिमिस्टिक सिनेरियो है, ये सब लॉस होगा। एंड यहाँ पे लॉस इन लाइफ टाइम अर्निंग एवरेज साउथ एशियन चाइल्ड, है ना, ड्यू टू स्कूल क्लोजर, एंड 391 मिलियन जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं हु हैव बीन केप्ट आउट ऑफ स्कूल एंड प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन, है ना, तो उनको प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में जाना था बच्चों को, लेकिन नहीं जा पाए। प्रोजेक्ट लर्निंग लॉस इन टर्म्स ऑफ लर्निंग एडजस्टेड ईयर स्कूलिंग, ठीक है, इसको लेज बोल रहे हैं। तो ये भी यहाँ पे भी मतलब क्या है, लॉस देखने को ही मिला है ये सारी चीज़ों में। लॉस ड्रिवन बाय इंडिया, तो ये है सबसे ज़्यादा जो साउथ एशियन कंट्री में देखें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो बस ये बीटन और ब्रोकन जो रिपोर्ट है ये याद रखना कि किससे रिलेटेड है। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। ठीक है, लार्जेस्ट एवर आर्किटेक्ट एक्सपेंडिशन एंड्स, तो आफ्टर एयर स्पेंड ड्रिफ्टिंग अक्रॉस द टॉप, तो बस यहाँ पे ये है कि एक जर्मन की एक शिप थी एंड उसका नाम था पोल्स्टन। ठीक है, तो वो डॉक्ड हो गई इट्स होम पोर्ट ऑफ ब्रिम हेवन, ठीक है, वहाँ पे जर्मनी में, और 13 मंथ के बाद ही ये जब मतलब आफ्टर इट लेफ्ट नॉर्वे, ठीक है, नॉर्वे से ये गई थी, उसके बाद ये अभी आई है। तो यहाँ पे जो था एक्सपेडिशन काफ़ी सारे मतलब जो पोलर बेयर स्टॉर्म्स वगैरह थे डैमेज, मतलब वो कर सकते थे इक्विपमेंट्स को, और थिन आई कंडीशन, मोस्ट क्रिटिकली द कोरोना वायरस पेंडेमिक था, लॉजिस्टिक्स की कमी थी, है ना। फिर भी जो ये थे $150 बिलियन का ये प्रोजेक्ट था ऑन पार्टिसिपेंट फ्रॉम 20 कंट्रीज़। ठीक है, तो ये वापस वहाँ पे आ गए हैं, बस यही है इसमें। देन EU अग्रीज, पहले ये वाली देख लेते हैं फिर हम ये वाला देखेंगे न्यूज़, है ना। चाइना अनाउंसेस न्यू रेगुलेशन फॉर पिलग्रिम्स गोइंग टू सऊदी फॉर हज, तो अभी ये बोला है कि जो लोग चाइना से कहाँ जा रहे हैं, सऊदी अरेबिया जा रहे हैं हज के लिए, तो उनको चाइनीज़ रूल्स फॉलो करने होंगे। ठीक है, और जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म है उसको उनको दूर करना होगा। जो चाइना ने एक रिलीज़ किए हैं न्यू रेगुलेशन फॉर मुस्लिम, ठीक है, कि सऊदी अरेबिया में जाना है आपको एनुअल हज स्टिपुलेटिंग के लिए, तो आपको ये रूल्स और गाइडलाइंस जो है वो फॉलो करने होंगे। ठीक है, तो ये आपको है। तो देयर आर 20 मिलियन मुस्लिम्स इन चाइना, 2 टाइप के मुस्लिम चाइना में है। ठीक है, मोस्टली कौन है, उइगुर्स हैं, ये एथनिक ग्रुप है ऑफ टर्किक ओरिजिन। ठीक है, एंड हुई मुस्लिम्स हैं हु आर ऑफ चाइनीज़ एथनिक ओरिजिन। तो ये दोनों इसका मतलब कैटेगराइजेशन जो है मुस्लिम्स का वो याद रखना है। एक तो उइगुर्स है, ठीक है, ये टर्किक ओरिजिन के हैं, टर्किश, एंड हुई मुस्लिम्स है जो चाइनीज एथनिक ओरिजिन के ही हैं। ठीक है, बोथ ये दोनों ही उइगुर्स एंड हुई मुस्लिम हैव अ population of about 10 million each according to an official white paper, and जो न्यू रेगुलेशन है issued for हज पिलग्रिमेज, इसमें टोटल 42 आर्टिकल्स है जिसमें यही चीज़ बोली गई है कि चाइनीज सिटीजन्स पिलग्रिमेज शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद चाइनीज़ लॉ, हमारे रूल्स और हमारे जो कानून है उनके ही तहत आपको जाना होगा, यात्रा करनी होगी।
Chinese Islamic Association is the only organization that is authorized to arrange for Chinese Muslim to go to Mecca to perform Hajj. ठीक है, तो ये चीज़ इसमें बोला गया है. नेक्स्ट जो है EU अग्रीज टू सैंक्शंस ऑन रशियंस ओवर नेवलिनी पॉइजनिंग. तो डिप्लोमेट्स, ठीक है, तो एलेक्सी नेवलिनी जो थे, आपको पता है रशिया के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, व्लादिमीर पुतिन. ठीक है, तो पुतिन को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज ये करते थे और ऐसा बोला गया, जर्मनी ने ये एलिगेशन लगाए कि इन्होंने क्या किया, रशिया ने इनको एक सोवियत एरा के टाइम का जो एक नर्व एजेंट था नोविचोक, तो उसको इन्होंने दे दिया और जिस वजह से ये कोमा में चले गए थे, है ना, काफ़ी टाइम तक. तो अभी ये चीज़ बोला जा रहा है कि अभी क्या करेंगे, EU बोल रहा है कि रशिया के ऊपर इस चीज़ को लेके सैंक्शंस भी लगाया जाएगा. एंड बर्लिन एंड पेरिस मेड देयर प्रपोजल एट अ मीटिंग ऑफ EU फॉर फॉरेन मिनिस्टर्स इन लग्जमबर्ग. एंड इन्होंने ये बोला कि जो इनके क्रेडिबल एक्सप्लेनेशन है फ्रॉम मॉस्को फॉर वर्ल्ड दी ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो यहाँ पे बस जो मेन है आपको ये पता चल गया, नोविचोक ने एक नर्व एजेंट है. दूसरी बात यहाँ पे है ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स. ठीक है, तो ये चीज़ हम पढ़ेंगे यहाँ पे. इन्होंने क्योंकि यही बोला था कि जो प्रेजेंट जो इसमें जो है बैंड लिस्ट में है उसका इन्होंने यूज़ किया नेवलिनी के शरीर पर, है ना. तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कहाँ पे वो है. लेट्स सी. तो ये है, ठीक है, ये नोविचोक है. ठीक है, और CWC के बारे में भी देखेंगे, OPCW के बारे में भी देखेंगे. तो नोविचोक तो आपको पता चल गया. एंड डेवलप्ड इन द सोवियत यूनियन इन द 1970s एंड 1980s. ठीक है, सोवियत रशिया को ही सोवियत यूनियन बोला जाता था. इसका मतलब है न्यू कमर. एंड ये क्या है, यूज्ड फॉर अ फैमिली ऑफ हाईली टॉक्सिक नर्व एजेंट्स. ठीक है, नोविचोक एजेंट्स आर बिलीव टू बी 5 to 10 times more lethal than other poisonous substance like VX gas. And what's the issue now? अभी यही है कि इसका जो वेपनाइजेशन है, मतलब किसी भी केमिकल का, आप केमिकल है वो, तो उसको आप वेपनाइजेशन नहीं कर सकते हो. ये बैंड है किस चीज़ में, 1997 केमिकल वेपन्स कन्वेंशन. ठीक है, तो 1997 का जो केमिकल वेपन कन्वेंशन है उसमें इस केमिकल के वेपनाइजेशन को बैन किया गया है, प्रतिबंधित ये है. एंड मॉस्को इज़ नॉट बिलीव्ड एवर टू हैव डिक्लेयर्ड नोविचोक. तो मॉस्को ये बोल रहा है कि हमने तो कभी इसको नोविचोक को इस लिस्ट में डाला ही नहीं. इट्स इंग्रेडिएंट्स टू द हेग बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स विच ऑब्जर्व द ट्रीटी बैनिंग देयर यूज. तो ये चीज़ है. बैकग्राउंड अभी यही है कि ये जो मतलब जो ये नोविचोक था, इसको ऐड किया गया था केमिकल वेपन्स कन्वेंशन लिस्ट में, कंट्रोल सब्सटेंसेस लास्ट ईयर ही. एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट द लिस्ट वाज अपडेटेड, है ना, सिंस इट वाज एग्रीड अपॉन 1990s. अब ये जो CWC है, ये क्या है, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन. तो ये एक ट्रीटी है, मल्टीलेटरल ट्रीटी है. ये जितने भी केमिकल वेपन्स होते हैं एंड उनको बैन करने का इनिशिएटिव लेती है एंड रिक्वायर्स देयर डिस्ट्रक्शन, है ना. एक मतलब स्पेसिफिक पीरियड होगा कि आपको 2021 तक इसको क्या करना है, डिस्ट्रक्ट करना है एनी हाउ ये केमिकल वेपन को. तो ये भी ये करती है. इज इम्प्लीमेंटेड बाय ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स. ठीक है, तो OPCW के द्वारा ये इम्प्लीमेंट की जाती है. इसका जो हेडक्वार्टर है वो हेग में है. और सबसे मेन ये कि अभी आपको पता है ना, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को क्या मिला है, नोबल पीस प्राइज़ मिला है ना. नोबल पीस प्राइज़ किसे मिला है 2020 का, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को. तो इनको भी, इस बॉडी को भी इस वजह से ये क्या मिला था, OPCW को 2013 का नोबल पीस प्राइज़ मिला था. ठीक है, तो इस वजह से भी ये इंपॉर्टेंट है. और CWC इज ओपन टू ऑल नेशंस एंड करेंटली हैज़ 193 स्टेट पार्टीज. Israel हैज़ साइंड बट नॉट हैज़ येट रेटिफाइड द कन्वेंशन. ठीक है, साइन किया है लेकिन रेटिफाइड नहीं किया है. ठीक है, 193 स्टेट पार्टीज हैं एंड इट्स ओपन टू ऑल नेशन. 3 स्टेट हैव नाइदर साइन नॉट रेटिफाइड. वो 3 नेशन कौन है, इजिप्ट है, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ सूडान. ठीक है, तो ये 3 नेशन ने ना ही इसको साइन किया है ना ही इसको रेटिफाई किया है. ठीक है, द केमिकल वेपन्स कन्वेंशन ये सारी चीज़ें प्रोहिबिट करती है इनकी प्रोड्यूसिंग, डेवलपिंग, एक्वायरिंग, स्टॉक पाइलिंग, रिटेनिंग केमिकल वेपन्स. और जो इसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से केमिकल वेपन्स के ट्रांसफ़र होते हैं वो भी इसको बैन करती है ना. और मिलिट्री प्रिपरेशन में भी इसका यूज़ नहीं होना चाहिए. असिस्टिंग, एनकरेजिंग, इंड्यूसिंग द स्टेट टू इंगेज, है ना, ये सारी चीज़ें एक्टिविटी में मतलब इन्वॉल्व ना हो स्टेट. एंड यूज़ ऑफ राइट कंट्रोल एजेंट्स एज अ मेथड ऑफ वॉरफेयर. तो ये सब नहीं है. OPCW मैंने बता दिया कि वही इस ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करती है. एंड इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है विद वर्किंग रिलेशनशिप विद यूनाइटेड नेशंस. ठीक है, अगर मैं थोड़ा ज़्यादा स्पीड से बोल रही हूँ तो प्लीज़ आप प्लेबैक स्पीड को आप स्लो कर लीजिए. और आई होप मेरी आवाज़ भी ठीक आ रही हो, है ना, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा लाउड ही बोल रही हूँ.
तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स जो है इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है केमिकल वेपन्स कन्वेंशन की 1997 में, और नोबेल पीस प्राइज 2013 में हमने पढ़ ही लिया है, और यही सब इसके यूज़ हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। अब यहाँ पे द इकोनॉमिक्स ऑफ ऑक्शन, ठीक है, तो इकोनॉमिक का जो हमेशा ही लास्ट में ये प्राइज़ मिलता है, और इस बार का जो प्राइज़ मिला है वो किसे मिला है, पॉल मिलग्रोम एंड रॉबर्ट विल्सन। ठीक है, क्यों मिला है, ऑक्शन थ्योरी की वजह से इनको मिला है। और जो नीलामी होती है ना, तो ऑक्शन थ्योरी फॉर इम्प्रूवमेंट्स टू ऑक्शन थ्योरी एंड इन्वेंशन ऑफ न्यू ऑक्शन फॉर्मेट, तो इन्होंने इम्प्रूवमेंट ही नहीं किए हैं ऑक्शन थ्योरी में, बल्कि कुछ न्यू ऑक्शन फॉर्मेट्स भी इन्वेंट इन्होंने किए हैं, तो इस वजह से इनको दिया गया है। और कौन देता है इकोनॉमिक का प्राइस, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। ठीक है, अवॉर्डेड दिस ईयर सेवरिज रिसबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस, तो ये बैंक जो है रिसबैंक प्राइज ये इसको देता है मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, और रेफर्ड टू एज ए नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स टू पॉल आर मिलग्रोम एंड रॉबर्ट बी विल्सन, बोथ विनर्स आर करंटली विद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। एंड दूसरी चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज ऑक्शन थ्योरी, तो ऑक्शन थ्योरी होती क्या है, यहाँ पे दे रखा है कि इट इज़ अबाउट हाउ ऑक्शंस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो ऑक्शन थ्योरी मतलब बताती है कि जो ऑक्शंस होते हैं, नीलामी होती है, किस तरीके से डिज़ाइन की जाती है, उसमें क्या क्या रूल सॉरी तो उसमें क्या क्या रूल्स के द्वारा गवर्न होती है, हाउ बिडर्स बिहेव, है ना, तो जो बिडर्स होते हैं उनका बिहेवियर कैसा होता है, एंड व्हाट आउटकम्स आर अचीव, क्या क्या आउटकम उससे अचीव किए जाते हैं। जब कोई किसी नीलामी के बारे में सोचता है, ऑक्शन के बारे में, तो वो इमेजिन करता है कि बैंकरप्ट कोई पर्सन की प्रॉपर्टी होगी, उसी का ऑक्शन है ना, टू पे ऑफ हिज क्रेडिटर। इंडीड दिस इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑक्शन, ये था उस टाइम पे, मतलब ये सोचा जाता था, दिस सिंपल डिजाइन ऑफ सच एन ऑक्शन द हाईएस्ट ओपन बिडर गेटिंग द प्रॉपर्टी, है ना, जो मतलब हाईएस्ट बिडर होगा वही क्या करेगा, प्रॉपर्टी को भी एक्वायर कर लेगा, और द कमोडिटी इन क्वेश्चन, तो ये चीज़ है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, लास्ट 3 डिकेड्स में काफ़ी सारे जो गुड्स एंड सर्विसेज थी वो ऑक्शन के अंदर में आए, है ना, तो ये जो जैसे जो बैंकरप्ट पर्सन्स की प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट है ना, फ्रॉम स्पेक्ट्रम फॉर रेडियो टेलीकॉम यूज़, तो रेडियो टेलीकॉम यूज़ के लिए भी था। बस मतलब ये अगर पूछा जाएगा तो सिंपली बस इतना पूछा जाएगा, ऑक्शन थ्योरी के लिए किसको दिया गया। ठीक है, ज़्यादा हमको मतलब इतना ज़्यादा एक्सपर्टाइज इसमें हासिल नहीं करना है। पॉल मिलग्रोम, इन दोनों के नाम भी याद रख लो, रॉबर्ट विल्सन, और कौन इसको जारी करता है ये। ठीक है, और इस साल के जो नोबेल प्राइज़ दिए गए हैं तो वो किस किस को मिले हैं, अब क्योंकि हमारे पास सारे ही हो गए हैं ना, इस अभी देख लेते हैं नोट्स में। तो नोबेल प्राइज़ ये है। ठीक है, पहले तो ये पता है कि नोबेल प्राइज़ जो है 1895 से दिया जाता है। 5 जो नोबेल प्राइज़ है वो इस्टेब्लिश किए गए थे, और केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस, फिजिक्स, फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। ठीक है, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है नोबेल फाउंडेशन, 1900 में इस्टेब्लिश हुआ था, और प्राइज़ इन केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस, फिजिक्स और जो फिजियोलॉजी और मेडिसिन में दिए गए थे वो 1901 में पहली बार दिए गए थे। ठीक है, और नेक्स्ट जो है कि ये भी देख लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज जो है फिजिक्स के लिए प्राइज़ देती है, केमिस्ट्री के लिए देती है, एंड जो कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट है वो फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए है ना, जो सबसे पहले आया था। स्वीडिश एकेडमी नोबेल प्राइज़ देती है लिटरेचर के लिए, और बाकी अभी सेवरेज रिसबैंक जो है इकोनॉमिक के लिए देती है। 1969 में ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इकोनॉमिक साइंसेज का अगर पूछा जाता है 1969 में स्टार्ट हुआ था। एंड अभी के जो ये आप देख सकते हो, ये पूरी फोटो में सब कुछ है ना, रॉबर्ट बी विल्सन इकोनॉमिक साइंसेज, एंड मिशेल हॉक्टन जो है फिजियोलॉजी और मेडिसिन, चार्ल्स एमराइज फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन, हार्वे जे अल्टर फिजियोलॉजी और मेडिसिन में दिया गया, पॉल मिलग्रोम इकोनॉमिक साइंसेज, जेनिफर डोडना केमिस्ट्री, मतलब चारपेंटर या कारपेंटर केमिस्ट्री, है ना, रेनहार्ड गेंजेल फिजिक्स, वर्ल्ड फूड प्राइज़ जो है उनको प्रोग्राम को पीस प्राइज़ मिला हुआ है, रोजर पेनरोज को फिजिक्स, और एंड्रिया एम गेस को भी फिजिक्स के लिए मिला है ना। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखना, किस किस चीज़ के लिए मिला है वो काम ये है, ब्लैक होल फिजिक्स में, और फ्रांस जेनिफर डोडना को जो था केमिस्ट्री का प्राइज़, वो जो जीनर है ना, जीनोम एडिटिंग है उसके लिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको आप याद रखिएगा। चिप मेड ऑफ काउ डंग सिग्निफिकेंटली रिड्यूस रेडिएशन फ्रॉम फोन, तो ये बोला जा रहा है किसके द्वारा, RK राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के द्वारा, कि जो काउ डंग से, जो गाय का जो डंग होता है उससे क्या बनी है, एक गौस्तवक कवच बनी है। ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड बाय राजकोट बेस्ड श्रीजी गौशाला। तो इन्होंने ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग है उसके अंतर्गत ये बॉडी आती है, RK राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, और इन्होंने ये बोला है कि ये कब इस्टेब्लिश हुई थी,
February 6 2019 को, और यही था कि इसका क्या करना, काउस का कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन और डेवलपमेंट करना है ना। तो इट वाज अनाउंस्ड इन यूनियन बजट 2019 एंड तो यही चीज़ लिखी हुई कि अक्षय कुमार ने भी बोला था कि ही हैज़ ईटन काउ डंग एंड यू कैन ईट इट, इट्स अ मेडिसिन बट वी हैव फॉरगॉटन आवर साइंस। तो ये चीज़ें लिखी हुई हैं। नेक्स्ट यहाँ पे प्राइज फॉर वेजिंग वॉर ऑन हंगर, ठीक है। और यहाँ पे जो दूसरा है क्वाड एंड ग्लोबल चर्न, नेवर वेस्ट अ क्राइसिस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। तो अभी देखती हूँ मैं इसे पूरा करा पाऊँ या ना करा पाऊँ, ठीक है। पहले जो और न्यूज़ हैं वो देख लेते हैं। JNK क्रॉप्स 3 स्कूल टीचर्स हेल्ड अंडर PSA, ठीक है। तो PSA क्या है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट। तो यहाँ पे कुछ जो बोला गया कि स्कूल जो अध्यापक थे वो कुछ और शिक्षा दे रहे थे, और यहाँ पे कुछ मिलिटेंट्स जो जम्मू कश्मीर में जो कुछ आतंकवादी थे तो वो भी इन स्कूलों से कुछ निकल के आए थे ना, मदरसे से मेन। तो यहाँ पे हम देख लेते PSA पब्लिक सेफ्टी एक्ट के बाद। PSA जो है जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट की अगर हम बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर के जो गवर्नर थे, ठीक है, उन्होंने इसे असेंट दिया था अप्रैल 8 1978 में। और ये टफ लॉ है, ये प्रिवेंट करता है स्मगलिंग और टिम्बर एंड कीप द स्मगलर आउट ऑफ सर्कुलेशन, ठीक है। जब मतलब ये इंट्रोड्यूस किया हुआ था टिम्बर के लिए हुआ था, जो इमारती लकड़ी होती है ना, कि उसका इलीगल स्मगलिंग ना हो। उसके बाद गवर्नमेंट ने फिर ये अलाउ किया कि एनी पर्सन जो 16 साल का या फिर इससे ऊपर हो, उसको 2 साल के लिए विदाउट एनी ट्रायल अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। अब ये जैसे और जगह पे हम नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगता है ना, तो उसी तरह से जम्मू कश्मीर PSA है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेंशन ये अलाउ करता है फॉर अप टू 2 years एंड इन केस ऑफ पर्सन एक्टिंग इन एनी मैनर, जो कि उससे लगे कि स्टेट की सिक्योरिटी के लिए मतलब घातक है, तो वो क्या कर सकते हैं, उसको 1 year के लिए और ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। और मतलब इसको एक्ट इन गुड फेथ बोला जाता है कि अच्छे के लिए कर रहे हैं ये, लेकिन इसका काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ भी होता है, ठीक है। डिटेंशन ऑर्डर्स अंडर PSA कैन बी इशूड बाय डिविजनल कमिश्नर ऑन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। तो जो सेक्शन 22 ऑफ द एक्ट है और सेक्शन 23 ऑफ द एक्ट है, तो ये गवर्नमेंट को एम्पावर करता है टू मेक सच रूल कंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। और ये भी ये करता है कि प्रोटेक्शन है ना, इन गुड फेथ बोला जाता है। तो ये चीज़ है, मतलब कोई भी आप इसमें सूट और प्रोसिक्यूशन जो है एनी अदर लीगल प्रोसीडिंग है वो आप क्या कर सकते हो, नहीं कर सकते हो उसमें, है ना। वाई इज़ इट ऑफन रेफर टू ए ड्रैकोनियन लॉ, ड्रैकोनियन लॉ इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसका वाइडली मिसयूज़ हो रहा है एंड वॉज रिपीटेडली एम्प्लॉयड अगेंस्ट पॉलिटिकल अपोनेंट्स बाय कंजिक्यूटिव गवर्नमेंट्स अंटिल 1990s, ठीक है। तो यही अभी यहाँ पे इतना बहुत है आपको पढ़ना। झांसी 8 स्टूडेंट हेल्ड फॉर ब्लैकमेल एंड गैंग रेप ऑफ टीन, ठीक है। तो झांसी के एक जगह पे मतलब क्या हुआ, गैंग रेप हुआ एक स्टूडेंट के साथ। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कौन कौन से जो धाराएं हैं वो लगती हैं IPC की, ठीक है। तो अक्यूज एंड एटलीस्ट 10 अनआइडेंटिफाइड पीपल, ठीक है, जो अननोन लोग थे वो भी उनको बुक किया गया है अंडर सेक्शंस 376D, ठीक है। 376D है गैंग रेप के लिए, 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी एंड 395 जो है डेकोल्टी एंड 386 एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग अ पर्सन ऑफ फियर डेथ और ग्रीवेंसेस हर्ट एंड 323 जो है वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, जानबूझ के जो किया गया जो हर्ट है, ऑफ द IPC अलॉन्ग विद सेक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस, पॉक्सो एक्ट, ठीक है। तो क्योंकि लड़की 17 साल की थी तो इसकी वजह से पॉक्सो भी लगेगा, है ना। तो ये चीज़ है। पॉक्सो के बारे में आप मुझे बता सकते हो